जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा तीसरा वीडियो अम्ल क्षारक लवण के टॉपिक पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लवण के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों ने अम्ल के बारे में और क्षारक के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अब हमारा अगला वीडियो जो है लवण के टॉपिक पर है। लवण, अब इसकी परिभाषा समझिए कि जब भी कभी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है तो इसके द्वारा जो फलस्वरूप जो चीज़ का निर्माण होता है उसी को हम लवण कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अम्ल के रूप में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया गया है और क्षारक के रूप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपको अम्ल के बारे में बताया था तो उस समय मैंने आपको समझाया था कि अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, यानी उसमें हाइड्रोजन होगा। और अधिकांश ऐसे होते हैं कि जो अम्ल होते हैं उसके पहला जो अक्षर होता है वो हाइड्रोजन से शुरू होता है, यानी जिसमें प्रथम अक्षर अगर यहाँ पे अगर सिंबल के रूप में देखा जाए कि प्रथम सिंबल अगर H है, हाइड्रोजन है, तो अधिकांश चांसेस है कि वो क्या होगा, अम्ल होगा। और ये भी बताया गया था कि क्षारक जो होता है जलीय विलयन में OH- देता है, यानी उसके अंतिम में OH दिखाई देगा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे NaOH में लास्ट में हमें OH दिखाई दे रहा है। तो ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट के अंदर में भी एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये वही अम्ल है। इससे अभिक्रिया कराया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ध्यान देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो अभिक्रिया जब होता है तो ध्यान देंगे सोडियम जो है वो हमेशा, ये तो प्लस चार्ज है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को पसंद करता है। सोडियम जिसमें एक प्लस चार्ज होता है तो वो चाहता है कि ये प्लस चार्ज जो है उसका चार्ज हट जाए और इसके साथ मिल जाए किसी के साथ जिसमें एक माइनस हो। तो ये बगल में दिखाई दे रहा है ये क्लोरीन, इसके साथ ये क्या करता है, मिल के ये प्लस माइनस को ख़त्म कर देता है और बनाता है NaCl। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे NaCl। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड से Na, ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है NaCl। और जो बचा हुआ है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके H2O जल का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि लवण किस प्रकार से निर्माण होता है। तो जब भी कभी अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो पदार्थ बनेगा उसी को हम लवण करेंगे। रिएक्शन के साथ आपने समझ गया। अब ध्यान देंगे इसके बाद का जो अब अगला टॉपिक हमारा दिखाई देगा, किताब में भी देख सकते हैं आप। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणधर्म। अब उन सभी के बारे में जानेंगे। तो हमें इस किताब में 3 अभिक्रियाओं के बारे में, 3 रासायनिक गुणों के बारे में बताया गया है किताब में। तो उसमें से पहला रासायनिक गुणधर्म है वो है हमारा धातु के साथ अभिक्रिया। जब भी कभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है उस चीज को आइए हम यहाँ पे बना के ही बताते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल एक आराम सा नॉर्मल सा जो याद हो जाने वाला अम्ल हो उसे लेंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैंने बार बार अम्ल के रूप में एकदम आसान सा सस्ता सा उदाहरण दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बस उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पकड़ लिया जाएगा। उसे बोला गया है धातु के साथ अभिक्रिया करना है, तो धातु के रूप में सोडियम, ये भी याद करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ से हम सोडियम ले लेते हैं और यहाँ पे HCl अम्ल है। दोनों के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तो ध्यान देंगे कि ये जो HCl है इसका अपना बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटने की वजह से ये क्लोरीन सोडियम के साथ मिल जाता है और बना जाता है NaCl। ये एक प्रकार का लवण है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया। और प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले है तो कभी भी हाइड्रोजन अकेला बाहर नहीं निकलता है, वो एक अपने ही जैसा मित्र को बुलाएगा और साथ ही साथ बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में। हाइड्रोजन एक गैस है, बाहर निकल जाएगा। अब इसे बैलेंस करना है, जो कि हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे कि हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया तो यहाँ हम 2 रख सकते हैं। इसके वजह से क्लोरीन की संख्या 2 हो गई। इस बॉन्ड को हम यहाँ से टूटा हुआ को हटा दें तो यहाँ अगर हम 2 रखें तो क्लोरीन भी 2 गुना हो गया। अगर क्लोरीन 2 गुना हो गया तो इस क्लोरीन को बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे क्लोरीन बराबर हुआ मगर सोडियम दुगुना हो गया, तो सोडियम को बराबर करने के लिए हम सोडियम के बगल में 2 लगाएंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमारा पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। ये था अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में से पहला गुणधर्म। अब इसके बाद अगला गुणधर्म आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। शब्द में आपको दिखाई दे रहा है कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब जिसके अंतिम में CO3 हो उसे हम कार्बोनेट कहते हैं। और यहाँ देखेंगे क्या चीज़ के साथ, धातु कार्बोनेट, मतलब धातु का कार्बोनेट।
तो अभी हमको धातु का कार्बोनेट लेना है, जैसे धातु के रूप में सोडियम और कार्बोनेट मतलब CO3। अगर हम फॉर्मूला देखें, एक है सोडियम और एक है कार्बोनेट CO3। 9th क्लास में आपने पढ़ा है फॉर्मूला बनाने। सोडियम का संयोजकता होता है 1 और कार्बोनेट का संयोजकता होता है 2। अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो क्रॉस गुना करके हम बनाते हैं इस प्रकार से, सोडियम 2 के साथ गुना हुआ तो Na2 और कार्बोनेट अगर 1 के साथ गुना होता है तो 1 के साथ गुना करने पर कोनो लिखने का जरूरत नहीं है, क्या बन गया Na2CO3। ये जो दिखाई दे रहा है वो धातु से बना हुआ कार्बोनेट है, यानी धातु कार्बोनेट। तो यहाँ से हम सोडियम कार्बोनेट लिख सकते हैं Na2CO3। धातु कार्बोनेट के साथ किसका अभिक्रिया करना है, तो अम्ल का अभिक्रिया करना है। तो यहाँ पे अम्ल को हम पकड़ लेंगे HCl, आसानी से, सस्ता वाला, याद करने में आसानी हो, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बड़ा बड़ा उदाहरण लेने से कोई मतलब नहीं बनता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे भी हमको एक सोडियम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरीन। अभी हम बताएं कि सोडियम क्लोरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो जब भी कभी सोडियम क्लोरीन को दिखेगा तो उससे मिलने खोजेगा, ठीक है। एकदम ज़्यादा जिगरी दोस्त है, मिलेगा। कभी अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ गया है, अगर मेला में, मान के चलिए 2 दोस्त गए हैं मेला घूमने के लिए और उसका जिगरी दोस्त भेटा जाता है, तो तीसरा दोस्त को लथिया के और जिगरी दोस्त से भेंट करने चल जाता है। बस वैसे ही है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ था, जैसे क्लोरीन दिखा फटाक से दोस्ती तोड़ा, क्लोरीन के साथ जाके मिल जाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसी को तो लवण कहते हैं। अब प्लस में यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी कभी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे तो वो हमेशा जल का निर्माण करता है H2O, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जल H2O निकालेगा। अब एक चीज़ बचा है यहाँ पे, कार्बन और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर दिखाई देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को देख के हम परिभाषा बता सकते हैं कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया के लिए, कि जब भी कभी अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगी तो वो लवण का निर्माण करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं NaCl बना हुआ है, मतलब ये लवण का निर्माण कर रहा है। प्लस में क्या चीज़ का निर्माण करेगा, तो जल का निर्माण करेगा। और एक चीज़ निकाल रहा है, वो क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर वो 3 चीज़ का निर्माण करता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे आपको एक और हेडिंग दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा गया है पोप टेस्ट। एक प्रकार का पोप टेस्ट हाइड्रोजन की उपस्थिति जानने के लिए होता है। आइए हम इसको भी समझते हैं। आपको किताब में एक मोमबत्ती जलता हुआ फिगर दिखाई देगा, मैं वीडियो में डाल दूंगा, उसमें भी देखेंगे आप कि पोप टेस्ट जो होता है कि जब भी कभी हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस अगर कभी ऊपर की ओर, हाइड्रोजन गैस है ऊपर की ओर उड़ेगा, तो अगर गैस ऊपर की ओर उड़ रहा है और उसके सामने किसी जलती हुई मोमबत्ती को रख दिया जाए, तो ये जो जलती हुई मोमबत्ती का जो लौ होता है, मान के चलिए ये मोमबत्ती है, तो इसमें से जो लौ निकलेगी वो लौ पट पट करके आवाज़ सुनाई देगी, पॉप साउंड पट पट सुनाई देगी। वास्तव में पॉप तो नहीं सुनाई देता, पट पट सुनाई देता है। उस आवाज़ के साथ ये मोमबत्ती का जो लौ है बुझ जाएगा। इस पटपट के आवाज़ की वजह से यह पता चलता है कि वो जो गैस था उसमें किस चीज़ की उपस्थिति है, तो हाइड्रोजन की उपस्थिति है। यानी पोप टेस्ट हाइड्रोजन की उपस्थिति को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसी भी हाइड्रोजन, मतलब कहीं हाइड्रोजन का गैस अगर उड़ रहा है और उसके सामने अगर मोमबत्ती को रखेंगे तो मोमबत्ती पोप ध्वनि उत्पन्न करते हुए बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब इसके आगे का टॉपिक हम समझते हैं। तो जैसा अभी हमने अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों को जाना, उसी प्रकार से अगला टॉपिक जो हमारा है वो है क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो आइए हम इस क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझे। तो उसमें मैंने समझाया था अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में धातु से अभिक्रिया, ठीक उसी प्रकार से क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में भी पहला जो हेडिंग है वो है धातु से अभिक्रिया। यानी क्या क्षारक भी धातु से अभिक्रिया करता है? तो आइए इसे हम समझते हैं। अगर आप किताब में देखें और कहीं लैब सब में पता करें तो ये पता चलेगा कि धातु के साथ क्षारक अधिकांश कंडीशन में अभिक्रिया करता ही नहीं है।
पर कुछ कुछ अपवाद होते हैं जिसमें धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। उसी में से एक उदाहरण जो है बुक में भी दिखाया गया है और आप कहीं पे पता भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखें कि एक क्षारक के रूप में अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है जिसमें अंतिम में OH हो, क्षारक कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, इसे धातु के रूप में जिंक जस्ता का प्रयोग किया गया है, जिंक का प्रयोग किया है। जब कभी क्षारक को जस्ता के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो एक पदार्थ बनेगा। ध्यान से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक था, जिंक जस्ता एक धातु है, इसके साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस को वो बाहर की ओर निकाल दिया। ये ध्यान देंगे, सोडियम जिंकेट वास्तव में एक प्रकार का लवण है। तो हम इस पॉइंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर देखा जाए तो क्षारक जो होता है धातु के साथ अधिकांश कंडीशन में अभिक्रिया नहीं करता है, पर किसी किसी अपवाद कंडीशन में वो रासायनिक अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण में एक जिंक के साथ जस्ता के साथ क्षारक जो है अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाए, यानी कि ये लवण निर्माण किया और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को वो बाहर की ओर निकाल दिया। ये धातु के साथ अभिक्रिया, ये टॉपिक पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हेडिंग दिखाई देगा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया था धातु कार्बोनेट का मतलब धातु का कार्बोनेट। इसमें एक उदाहरण लिए थे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को ले ले Na2CO3 और किसी क्षारक को ले लिया जाए, क्षारक के रूप में जो आसान सा क्षारक है NaOH, इसको अगर अभिक्रिया करने के लिए ले लिया जाए तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, कोई एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं। यानी क्षारक जो है धातु के कार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो दूसरा टॉपिक भी समझ आ गया होगा आपको कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर नहीं करता है, किसी किसी कंडीशन में, किसी अपवाद कंडीशन में करता है, जैसे कि जस्ता के साथ करने पर वो लवण का निर्माण कर रहा था, पर धातु कार्बोनेट से तो वो अभिक्रिया ही नहीं करता है, अभिक्रिया होगा ही नहीं। इसका तीसरा टॉपिक आपको हमको दिखाई देगा कि चूना पानी टेस्ट। जैसे अम्ल में मैंने समझाया था पोप टेस्ट, पोप साउंड निकल रहा था तो हमें हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पता चल रही थी। अब ये चूना पानी टेस्ट से हमें किस चीज़ का उपस्थिति का बारे में पता चलेगा, तो इसे समझते हैं। ये जो चूना पानी टेस्ट है इसका प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति को जानने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कैसे जानेंगे, ध्यान देंगे कि जब भी कभी चूना पानी के संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आता है तो चूना पानी का रंग दूधिया हो जाता है। दूधिया कहने का मतलब वाइट कलर का हो जाता है, पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है। तो अगर देखिए जैसे पचौड़ा सब किया जाता है गाँव देहात में, तो तुरंत जब पचौड़ा करेंगे तो तुरंत ही एकदम सफ़ेद हो जाता है, सो बात नहीं। उसमें थोड़े से देर के बाद, कुछ समय के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड उस सतह से टकराता है तो वो पूरा का पूरा दीवार को एकदम सफ़ेद कर देता है, दूधिया रंग का कर देता है। यानी चूना पानी टेस्ट का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को जानने के लिए किया जाता है। जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी चूना पानी के संपर्क में आता है तो चूना पानी का रंग दूधिया यानी सफ़ेद हो जाता है। तो ये था हमारे क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। आज के टॉपिक में मैंने लवण के बारे में समझा, रासायनिक गुणधर्मों के बारे में समझा, जिसमें अम्ल के रासायनिक गुणधर्म और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म ये शामिल थे। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में समझेंगे। अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे वीडियो को देख लें। आज के लिए धन्यवाद।